मध्य इटली के एक छोटे से शहर में क्रिसमस की पूर्व संध्या की सुबह का मौसम अत्यंत सर्द और शांत था। बर्फ की हल्की परत सड़कों पर जमी हुई थी। ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं से गुजरते हुए एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। आसमान में भूरे बादल छाए हुए थे और सूरज की रोशनी बमुश्किल धरती तक पहुंच पा रही थी। इस ठंडी और उदास सुबह में सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। ज्यादातर घरों से चिमनियों का धुआं उठ रहा था और अंदर की गर्माहट का एहसास करा रहा था। इसी माहौल में एक युवा लड़की अपने घर के बाहर धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदमों से बर्फ की परत में हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी। उसने गहरे नीले रंग का कोट पहना हुआ था और उसके लाल बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसकी सांसें ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ रही थीं। वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उसके कदम थम गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में उभरी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी, केवल हवा में बर्फ के कुछ कण उड़ रहे थे। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। आसपास के घर शांत थे। कोई खिड़की से झांक नहीं रहा था, कोई आवाज नहीं थी। फिर भी वह असहज महसूस कर रही थी। कुछ पल रुकने के बाद उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ी। उसके कदम थोड़े तेज हो गए थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह उसके सामान्य जीवन का आखिरी दिन था। वह नहीं जानती थी कि कुछ ही पलों में उसकी पूरी दुनिया बदल जाने वाली थी। 2 महीने बीत चुके थे। दिसंबर की वह भयावह सुबह अब इतिहास बन चुकी थी, लेकिन उसकी यादें अभी भी ताजा थीं। फरवरी का महीना चल रहा था। सर्दी अब भी अपनी पूरी ताकत से शहर को जकड़े हुए थी। आसमान में बादल गहरे और भारी थे। दोपहर का समय था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो चुकी हो। डॉक्टर फ्लोरस अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे। उनका क्लिनिक शहर के केंद्र में स्थित एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर था। कमरे में गर्म रोशनी थी और दीवारों पर डिग्रियां और सर्टिफिकेट टंगे हुए थे। वे एक मरीज को देख रहे थे और नोट्स लिख रहे थे। कमरे में एक हल्की सी गंध थी, पुरानी किताबों और कॉफी की मिलीजुली खुशबू। बाहर खिड़की से शहर का नजारा दिख रहा था। सड़कों पर लोग अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक उनका फोन तेज आवाज में बजा। रिंगटोन की आवाज ने कमरे की शांति को तोड़ दिया। डॉक्टर फ्लोरस ने फोन की स्क्रीन देखी। नंबर पुलिस स्टेशन का था। उनकी भौहें तन गईं। पुलिस स्टेशन से सीधा फोन आना कोई अच्छी खबर नहीं होती। उन्होंने फोन उठाया और एक गंभीर आवाज सुनाई दी। डॉक्टर फ्लोरस, आपको तुरंत स्टेशन आना होगा। यह बेहद जरूरी है। डॉक्टर फ्लोरस के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपने मरीज से माफी मांगी और तुरंत अपना कोट उठाया। कमरे से बाहर निकलते हुए उन्होंने अपनी सहायिका से कहा कि बाकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दें। बाहर सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। डॉक्टर फ्लोरस ने तेजी से अपनी कार की ओर कदम बढ़ाए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ते भर वे सोचते रहे कि आखिर क्या हुआ होगा। पुलिस स्टेशन शहर के दूसरे छोर पर था। रास्ते में उन्हें कई लोग नजर आए जो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे, बेखबर इस बात से कि कुछ बड़ा होने वाला है। पुलिस स्टेशन एक पुरानी लेकिन मजबूत इमारत थी। उसकी दीवारें भूरे रंग की थीं और सामने लोहे का बड़ा गेट था। डॉक्टर फ्लोरस ने अपनी कार पार्क की और तेज कदमों से अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। कई अधिकारी इधर उधर भाग रहे थे। फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने डॉक्टर फ्लोरस को देखा और तुरंत उनकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और माथे पर पसीने की बूंदें थीं, हालांकि बाहर इतनी ठंड थी। डॉक्टर साहब, आने के लिए धन्यवाद। यह मामला बहुत गंभीर है। उसने गहरी सांस ली और आगे बोला। एक व्यक्ति का कार एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई है। किसी तरह वह व्यक्ति बच निकला, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर फ्लोरस ने पूछा, वह व्यक्ति कौन है? अधिकारी ने उन्हें एक कमरे की ओर इशारा किया। आप खुद ही देख लीजिए। डॉक्टर फ्लोरस उस कमरे में दाखिल हुए। कमरे में मध्यम रोशनी थी। एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और धूल से भरे थे। उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे, कुछ ताजे, कुछ सूख चुके। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं और बाल बिखरे हुए थे।
लेकिन जब डॉक्टर फ्लोरस ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने इस व्यक्ति को पहचान लिया। यह वोगल था, वही प्रसिद्ध जासूस जो पिछले 2 महीनों से ऐना की गुमशुदगी का मामला सुलझाने में जुटा हुआ था। वोगल का नाम इस शहर में हर कोई जानता था। वह अपने क्षेत्र का सबसे कुशल और अनुभवी जासूस माना जाता था। उसने अब तक कई जटिल मामलों को सुलझाया था और हर बार सफलता हासिल की थी। लेकिन आज उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक अनुभव से गुजरा हो। यह खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई। लोगों में चर्चा होने लगी कि आखिर वोगल के साथ क्या हुआ। क्या उसे ऐना का कोई सुराग मिल गया था? क्या किसी ने उस पर हमला किया? सवालों का अंबार लग गया। पुलिस स्टेशन में डॉक्टर फ्लोरेस और वोगल के बीच बातचीत शुरू हुई। कमरे में सन्नाटा था। बाहर से केवल हवा की आवाज आ रही थी। डॉक्टर फ्लोरेस ने वोगल को ध्यान से देखा और फिर धीमे लेकिन साफ स्वर में पूछा, तुम्हारी शर्ट पर यह खून कैसे लगा? और यह दुर्घटना कैसे हुई? तुम बच कैसे गए? वोगल ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। कुछ पलों तक वह चुप रहा, जैसे अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा हो। फिर उसने आंखें खोली और गहरी सांस लेते हुए बोला, यह सब कुछ 2 महीने पहले शुरू हुआ था। मुझे लगता है कि मुझे शुरू से ही बताना चाहिए। और फिर वोगल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में दर्द और थकान दोनों थे। दिसंबर का महीना, ठंड अपने चरम पर थी। इस छोटे से इतालवी शहर में एक सनसनीखेज घटना घटी थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। 16 वर्षीय ऐना नाम की एक लड़की क्रिसमस की पूर्व संध्या वाली सुबह गायब हो गई थी। यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी। ऐना एक भले परिवार की लड़की थी जिसका कोई दुश्मन नहीं था। वह अपने घर से चर्च जाने के लिए निकली थी, एक ऐसा काम जो वह हर हफ्ते करती थी। लेकिन उस दिन वह चर्च पहुंची ही नहीं। वह रास्ते में ही गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की। उन्होंने आसपास के इलाकों में खोज की। उन्होंने लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ऐना का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह धरती से ही गायब हो गई हो। दिन बीतते गए और मामला ठंडा पड़ने लगा। तभी प्रशासन ने फैसला किया कि इस मामले को सुलझाने के लिए किसी अनुभवी जासूस की जरूरत है। वोगल का नाम सुझाया गया। वोगल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि जिस मामले को वोगल हाथ में ले लेता है वह सुलझ ही जाता है। उसने अपने करियर में कभी असफलता का मुंह नहीं देखा था। उसका दिमाग तेज था और उसकी अवलोकन शक्ति अद्भुत थी। वह उन चीजों को भी देख लेता था जो दूसरों की नजरों से छुप जाती थीं। जब वोगल को इस मामले के बारे में बताया गया तो उसने बिना देर किए हामी भर दी। वह जानता था कि हर गुजरता दिन ऐना के लिए खतरनाक है। अगर वह जीवित है तो उसे जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी है। दिसंबर के एक ठंडे दिन वोगल इस शहर में पहुंचा। ट्रेन स्टेशन पर उसका स्वागत करने के लिए उसका सहायक वॉर्गी खड़ा था। वॉर्गी इस शहर का स्थानीय पुलिस अधिकारी था जिसे इस मामले में वोगल की मदद करने के लिए नियुक्त किया गया था। वॉर्गी एक ईमानदार और मेहनती अधिकारी था, लेकिन उसमें वोगल जैसी सूझबूझ नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वोगल ने अपना बैग उठाया और सीधे वॉर्गी की ओर बढ़ा। कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई। वोगल ने सीधे कहा, हमारे पास समय नहीं है, चलो सीधे ऐना के घर चलते हैं। मुझे उसके माता पिता से मिलना है और घर देखना है। वॉर्गी ने सिर हिलाया और दोनों कार में बैठ गए। रास्ते भर वोगल चुप रहा। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, शहर को परख रहा था। यह शहर छोटा था। संकरी गलियां थीं, पुराने घर थे, लोग एक दूसरे को जानते थे। ऐसी जगह पर किसी का गायब होना और किसी को कुछ पता न चलना यह असामान्य था। ऐना का घर शहर के एक शांत इलाके में था। यह एक 2 मंजिला घर था जिसकी दीवारें हल्के पीले रंग की थीं। सामने एक छोटा सा बगीचा था जिसमें सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। घर की खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। पूरे घर से एक उदासी झलक रही थी। वोगल और वॉर्गी घर के सामने रुके। वोगल ने गहरी सांस ली और फिर घर की घंटी बजाई। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। सामने एक मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में थकान थी। यह मिस्टर कास्टनर थे, ऐना के पिता। उनके पीछे से एक महिला की आवाज आई। यह मिसेस कास्टनर थीं, ऐना की मां। वोगल ने अपना परिचय दिया और फिर तीनों अंदर चले गए।
घर के अंदर का माहौल बेहद दुखद था। दीवारों पर ऐना की तस्वीरें लगी हुई थीं, बचपन की तस्वीरें, स्कूल की तस्वीरें, परिवार के साथ तस्वीरें। हर तस्वीर में ऐना मुस्कुरा रही थी, बेखबर इस बात से कि उसकी जिंदगी में क्या आने वाला है। वे सब बैठक में बैठे। कमरे में एक पुरानी घड़ी टिक टिक की आवाज कर रही थी। मिसेस कास्टनर की आंखें सूजी हुई थीं। साफ था कि वे रोज रोती हैं। मिस्टर कास्टनर चुप बैठे थे, अपने हाथों को देख रहे थे। वोगल ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मैं जानता हूं यह आपके लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन मुझे ऐना के बारे में सब कुछ जानना होगा। उसका स्वभाव कैसा था? उसके दोस्त कौन थे? वह अपना समय कैसे बिताती थी? मिसेस कास्टनर ने अपनी आंखें पोंछीं और बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में दर्द था। ऐना बहुत शांत लड़की थी। वह बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी। स्कूल से आती, अपना होमवर्क करती, किताबें पढ़ती और चर्च जाती। बस यही उसकी दिनचर्या थी। मिस्टर कास्टनर ने आगे जोड़ा, हम एक धार्मिक परिवार हैं। हमने ऐना को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए। उसने कभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया। उसके पास फोन तो था, लेकिन वह सिर्फ जरूरी कॉल्स के लिए था। कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं। हमने उसे इन सब चीजों से दूर रखा था। वोगल ने ध्यान से सुना। उसने नोट्स लिए। फिर उसने पूछा, उस दिन क्या हुआ? क्रिसमस की पूर्व संध्या वाली सुबह। मुझे पूरा विवरण चाहिए। मिसेस कास्टनर ने सिसकते हुए बताया, वह सुबह सामान्य थी। ऐना जल्दी उठ गई थी। उसे चर्च जाना था। वह हमेशा समय से पहले पहुंचती थी। उसने नाश्ता किया, तैयार हुई और फिर घर से निकल गई। हमने उसे दरवाजे से जाते हुए देखा। उनकी आवाज टूट गई। हमें नहीं पता था कि यह आखिरी बार था जब हम उसे देख रहे थे। मिस्टर कास्टनर ने कहा, चर्च यहां से पैदल 10 मिनट की दूरी पर है। ऐना हमेशा वहां पहुंचती थी, लेकिन उस दिन वह वहां पहुंची ही नहीं। जब काफी देर हो गई और वह घर नहीं लौटी, तो हमने चर्च में फोन किया। वहां के पादरी ने बताया कि ऐना आई ही नहीं। तब हमें चिंता हुई। हमने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। वोगल ने और सवाल पूछे। उसने ऐना के कमरे को देखने की इजाजत मांगी। मिस्टर कास्टनर उसे ऊपर ले गए। ऐना का कमरा साफ सुथरा था। बिस्तर व्यवस्थित था। मेज पर किताबें रखी हुई थीं। दीवार पर एक क्रॉस लटका हुआ था। खिड़की से बाहर का नजारा दिख रहा था। वोगल ने कमरे को ध्यान से देखा। उसने अलमारी खोली, मेज की दराजें देखीं। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। कोई गड़बड़ी नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐना ने भागने की कोई योजना बनाई हो। नीचे आकर वोगल ने कास्टनर दंपत्ति से कहा, मैं चाहता हूं कि आप मीडिया के सामने आएं। आपको पब्लिक अपील करनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि आपकी बेटी गायब है। जितने ज्यादा लोग इस बारे में जानेंगे, उतनी ज्यादा संभावना है कि किसी ने कुछ देखा हो। मिस्टर कास्टनर हिचकिचाए। लेकिन मीडिया? वोगल ने उन्हें समझाया, मैं जानता हूं आप प्राइवेसी पसंद करते हैं, लेकिन इस वक्त यही एक रास्ता है। अगर यह मामला सुर्खियों में आएगा तो प्रशासन भी इसे गंभीरता से लेगा, और हो सकता है कि किसी ने ऐना को देखा हो और वह आगे आकर बताए। मिसेस कास्टनर ने अपने पति की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर सहमति में सिर हिलाया। घर से बाहर निकलते ही वोगल ने एक अजीब काम किया। वह सड़क पर खड़ा हुआ और जोर जोर से ताली बजाने लगा। वोर्गी हैरान रह गया। उसने पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? लेकिन वोगल चुप रहा। वह बस ताली बजाता रहा। और फिर कुछ हुआ। आसपास के घरों की खिड़कियां खुलने लगीं। लोग बाहर झांकने लगे। कुछ लोग दरवाजों पर आ गए। वोगल मुस्कुराया। उसने वोर्गी से कहा, देखा, यहां की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। अगर ऐना को यहां से जबरदस्ती उठाया गया होता तो किसी न किसी ने जरूर कुछ सुना होता। इसका मतलब या तो ऐना खुद गई या फिर उसे बहुत चालाकी से ले जाया गया। इसके बाद वोगल और वोर्गी पुलिस स्टेशन गए। वहां वोगल ने सारी फाइलें मांगी। उसने सीसीटीवी फुटेज देखे। उसने ऐना के फोन के रिकॉर्ड्स चेक किए। उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। ऐना का फोन घर से निकलने के ठीक 7 मिनट बाद बंद हो गया था। इसका मतलब जो भी हुआ वह बहुत जल्दी हुआ। शहर के मुख्य चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में किसी भी लड़की को शहर से बाहर जाते हुए नहीं देखा गया। इसका अर्थ था कि ऐना अभी भी शहर की सीमा के अंदर कहीं थी। वोगल ने वोर्गी से कहा,
यह केस जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। एना को किसी ने उठाया है और वह व्यक्ति इस शहर को अच्छी तरह जानता है। अगले दिन कास्टनर दंपत्ति ने मीडिया के सामने अपील की। यह एक भावुक दृश्य था। स्थानीय टीवी चैनलों ने इसे लाइव दिखाया। मिस्टर कास्टनर माइक के सामने खड़े हुए। उनकी आवाज कांप रही थी। हमारी बेटी एना 2 हफ्ते से गायब है। वह सिर्फ 16 साल की है। कृपया अगर किसी ने उसे देखा हो तो हमें या पुलिस को बताएं। मिसेस कास्टनर रोते हुए बोली, एना के लाल बाल हैं। उसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। उसने उस दिन नीला कोट पहना था। कृपया अगर आपको कुछ भी पता हो तो बताएं। फिर मिसेस कास्टनर की आवाज और भी टूट गई। उन्होंने कहा, एना हमेशा एक बिल्ली पालने की जिद करती थी। वह कहती थी कि उसे बिल्लियां बहुत पसंद हैं, लेकिन हमने कभी उसकी यह छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं की। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। काश मैंने उसे एक बिल्ली ला दी होती। यह अपील पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोग एना के बारे में बात करने लगे। हर कोई उसकी तस्वीर को पहचानने लगा, लेकिन दिन बीतते गए और कोई ठोस सुराग नहीं मिला। वोगल और उसकी टीम लगातार काम कर रही थी। वे घर घर जाकर लोगों से पूछताछ कर रहे थे। वे हर संभावित स्थान को खंगाल रहे थे, लेकिन एना का कोई निशान नहीं मिल रहा था। समस्या यह थी कि यह शहर बहुत छोटा था। यहां की पुलिस के पास सीमित संसाधन थे। बड़े शहरों की तरह यहां न तो उन्नत तकनीक थी और न ही पर्याप्त जनशक्ति। एक शाम वोगल अपने अस्थायी दफ्तर में बैठा हुआ सोच रहा था। उसके सामने एना की तस्वीर थी। वह उस तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन वोगल ने अपनी टीम को बुलाया। उसने उन्हें सफेद रंग की यूनिफॉर्म दी। वॉर्गी ने पूछा, यह क्या है? वोगल ने कहा, यह हमारी नई रणनीति है। तुम सब इन यूनिफॉर्म को पहनो और शहर के अलग अलग हिस्सों में जाओ। वहां जाकर ऐसे काम करो जैसे तुम कोई फोरेंसिक जांच कर रहे हो। जमीन को ध्यान से देखो, नोट्स लिखो, तस्वीरें लो। वॉर्गी समझ नहीं पाया, लेकिन इससे क्या होगा? वोगल मुस्कुराया, तुम बस करो जैसा मैं कह रहा हूं। और फिर यह योजना काम कर गई। जब मीडिया ने इन सफेद यूनिफॉर्म वाले लोगों को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं जो राजधानी से आए हैं। खबर तेजी से फैली। हर न्यूज चैनल पर यह दिखाया जाने लगा कि एना के मामले में अब फोरेंसिक टीम भी शामिल हो गई है। इस खबर का असर बहुत गहरा हुआ। जब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया तो सरकार को भी ध्यान देना पड़ा। राज्य सरकार से निर्देश आए कि इस मामले को प्राथमिकता दी जाए। अचानक वोगल के पास सभी संसाधन आ गए। उसका छोटा सा दफ्तर अब एक पूर्ण ऑपरेशन सेंटर बन गया। वहां कंप्यूटर लग गए, नए अधिकारी आ गए, तकनीकी उपकरण मिल गए। अब जांच और तेजी से हो सकती थी, लेकिन फिर भी एना का पता नहीं चल रहा था। कुछ दिनों बाद एक दोपहर मिस्टर कास्टनर वोगल के दफ्तर आए। उनके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। उनका चेहरा और भी उदास लग रहा था। वोगल ने उन्हें बैठाया और पूछा, क्या हुआ? मिस्टर कास्टनर ने डायरी आगे बढ़ाते हुए कहा, यह आज मिली। मेरी पत्नी सफाई कर रही थी तो यह एना के कमरे में एक पुरानी किताब के नीचे से मिली। वोगल ने डायरी ली और खोली। पन्ने साफ सुथरे थे, लिखावट सुंदर थी। उसमें एना के दैनिक जीवन के बारे में लिखा हुआ था। स्कूल की बातें, चर्च के अनुभव, अपने विचार। एक पन्ने पर एक तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर में 2 लड़कियां थीं। एक एना थी और दूसरी एक और लड़की। दोनों मुस्कुरा रही थीं। तस्वीर के नीचे लिखा था, मैं और प्रिसिलिया। वोगल ने पूछा, प्रिसिलिया कौन है? मिस्टर कास्टनर ने कहा, एना की सबसे अच्छी दोस्त। वे दोनों साथ स्कूल जाती थीं। वोगल ने डायरी के और पन्ने पलटे, लेकिन तभी उसे मिस्टर कास्टनर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखा। यह अपराध बोध का भाव था। वोगल ने पूछा, आप कुछ छुपा रहे हैं? क्या बात है? मिस्टर कास्टनर ने अपनी आंखें झुका लीं। कुछ देर तक वे चुप रहे, फिर बोले, मैंने कुछ किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वोगल ने इंतजार किया। मिस्टर कास्टनर ने कहा, मैंने इस डायरी में प्रिसिलिया का फोन नंबर देखा और फिर मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो मैं एक शब्द नहीं बोला। मैं बस चुप रहा और फिर फोन काट दिया। वोगल ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर कास्टनर की आवाज में दर्द था। मुझे नहीं पता।
मैं सोच रहा था कि शायद प्रिसिलिया को कुछ पता हो, या शायद, मुझे नहीं पता। मैं अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहा हूं। मैं पागल हो रहा हूं। वोगल ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं समझता हूं, लेकिन अब आप घर जाइए और इस बारे में किसी से बात मत कीजिए। मिस्टर कास्टनर चले गए। वोगल डायरी को देखता रहा। कुछ सही नहीं लग रहा था। शाम को वोगल ने एक गुप्त मुलाकात की। वह शहर के बाहर एक छोटे से कैफे में गया। वहां एक महिला उसका इंतजार कर रही थी। इस महिला का नाम स्टेला था और वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थी। स्टेला और वोगल पुराने परिचित थे। उन्होंने पहले भी कई मामलों में साथ काम किया था। स्टेला एक तेज दिमाग वाली पत्रकार थी जो सच तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वे दोनों एक कोने की टेबल पर बैठे। कैफे में कम लोग थे। पृष्ठभूमि में धीमा संगीत बज रहा था। वोगल ने डायरी निकाली और स्टेला को दी। इसे पढ़ो और बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। स्टेला ने डायरी को ध्यान से पढ़ा। उसकी आंखें पन्नों पर घूम रही थीं। कुछ मिनटों बाद उसने डायरी बंद की और वोगल की ओर देखा। यह नकली है, उसने कहा। वोगल ने भौहें उठाईं। तुम्हें कैसे पता? स्टेला ने समझाया। देखो, यह डायरी बहुत साफ सुथरी है। कोई काट पीट नहीं। हर शब्द सही जगह पर है। लेकिन जब लोग डायरी लिखते हैं, खासकर टीनेजर्स, तो उनमें गड़बड़ियां होती हैं। शब्द काटे जाते हैं, वाक्य अधूरे रह जाते हैं, भावनाओं के उतार चढ़ाव होते हैं। यह डायरी ऐसी लग रही है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे लिखा हो, यह सोचकर कि कोई इसे पढ़ेगा। वोगल ने सोचा, यह बात सही थी। स्टेला ने आगे कहा, अगर यह नकली डायरी है तो असली कहाँ है? एना ने असली डायरी छुपाई होगी। तुम्हें वह ढूंढनी होगी। वोगल ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। स्टेला मुस्कुराई। मुझे पता था तुम यह कहोगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। मुझे इस मामले पर एक्सक्लूसिव कवरेज चाहिए। जो भी खबर मिले, पहले मुझे। वोगल ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। दोनों ने एक योजना बनाई। अगले दिन स्टेला ने कुछ खिलौना बिल्लियां खरीदी। फिर वह एना के घर के सामने गई और वहां उन बिल्लियों को रख दिया। इसके बाद उसने अपनी टीम को बुलाया और वहीं से लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर दी। स्टेला ने कैमरे के सामने कहा, मैं एना कास्टनर के घर के सामने खड़ी हूं। आप देख सकते हैं कि यहां लोगों ने खिलौना बिल्लियां रखी हैं क्योंकि एना को बिल्लियां बहुत पसंद थीं। यह शहर एना को नहीं भूला है। यह रिपोर्ट देखकर लोग इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते एना के घर के सामने भीड़ जमा हो गई। लोग मोमबत्तियां लेकर आए। कुछ लोग फूल लाए। एक मौन प्रार्थना सभा शुरू हो गई। वोगल और उसकी टीम दूर से यह सब देख रही थी। वे भीड़ में हर चेहरे को परख रहे थे। वोगल का मानना था कि अपराधी अक्सर अपराध स्थल पर लौटता है। शायद एना को उठाने वाला व्यक्ति भी यहां आए। और फिर वोगल की नजर एक अजीब से युवक पर पड़ी। यह युवक भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा था। वह घर की तस्वीरें ले रहा था। उसकी हरकतें संदिग्ध थीं। फिर उसने एक खिलौना बिल्ली उठाई और अपनी जेब में डाल ली। स्टेला ने भी उसे देख लिया। उसने वोगल की ओर देखा। वोगल ने सिर हिलाकर इशारा किया कि कुछ मत करो। वह नहीं चाहता था कि मीडिया के सामने कोई हंगामा हो। अगली सुबह वोर्गी ने वोगल को फोन किया। मैंने उस लड़के के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली है। वोगल ने कहा, बताओ। वोर्गी ने कहा, उसका नाम माटिया है। वह एना के साथ उसी स्कूल में पढ़ता है। लेकिन यह बात दिलचस्प है, पिछले साल उसे सार्वजनिक स्थानों पर जोड़ों की तस्वीरें लेते हुए पकड़ा गया था। उसके माता पिता ने उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाया था। अभी भी उसके मानसिक उपचार के सत्र चल रहे हैं। वोगल के चेहरे पर गंभीरता आ गई। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। माटिया एक संदिग्ध व्यक्ति था। उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करो, वोगल ने कहा, लेकिन सावधानी से। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। आपको स्क्रिप्ट का अगला भाग भी इसी विस्तार और शैली में चाहिए। शाम का वक्त था। वोगल और स्टेला एक सुनसान कैफे में बैठे हुए थे। मेज पर कॉफी के कप रखे थे जिनसे भाप उठ रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा घिरने लगा था और सड़क पर रोशनियां जलने लगी थीं। वोगल ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और फिर स्टेला की ओर देखते हुए धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। स्टेला की आंखें चमक उठी। वह तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपना फोन निकाला और नोट्स खोले। क्या होने वाला है? वोगल ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें तैयार रहना चाहिए। मैं तुम्हें 25 मिनट का समय दे रहा हूं। बाकी मीडिया से पहले तुम खबर ले सकती हो।
स्टेला ने समझदारी से सिर हिलाया। उसे पता था कि वोगल जब ऐसा कहता है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। ठीक है, मैं अपनी टीम को अलर्ट कर देती हूं। रात का घना अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कों पर बहुत कम लोग थे। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थीं। वोगल अकेला अपनी कार में बैठा था। उसने कार की लाइट्स बंद कर दी थीं। वह माटिया के घर के सामने खड़ा था, छुपकर। घर एक शांत इलाके में था। चारों ओर दूसरे घर भी थे, लेकिन सब सो चुके थे। वोगल ने अपनी घड़ी देखी। समय हो चुका था। उसने कार से बाहर निकलकर चारों ओर नजर दौड़ाई। कोई नहीं था। फिर उसने अपने दस्ताने पहने और धीरे से माटिया के घर की ओर बढ़ा। उसके कदम बेहद सावधान थे। कोई आवाज नहीं हो रही थी। वह घर के पिछवाड़े की ओर गया, जहां एक खिड़की थी। उसने अपने औजार निकाले और बहुत ही कुशलता से खिड़की का ताला खोल दिया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। कमरा अस्त व्यस्त था। हर जगह चीजें बिखरी हुई थीं। दीवारों पर पोस्टर्स लगे हुए थे। फर्श पर कपड़े पड़े हुए थे। वोगल ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे को खंगालना शुरू किया। उसकी आंखें हर कोने को परख रही थीं। वह जानता था कि उसे क्या ढूंढना है। उसने अलमारी खोली। अंदर कुछ किताबें थीं, कपड़े थे। फिर उसने मेज की दराजें खोली। कुछ पुराने नोट्स, पेन, रबर, लेकिन कुछ खास नहीं। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक लैपटॉप पर पड़ी। लैपटॉप बंद था, लेकिन चार्ज हो रहा था। वोगल ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन जल उठी। कोई पासवर्ड नहीं था। वोगल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने फाइल्स खोलनी शुरू की। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ गेम्स। फिर उसे एक फोल्डर मिला जिसका नाम था प्रोजेक्ट। उसने उसे खोला। अंदर बहुत सारी वीडियो फाइल्स थीं। वोगल ने एक वीडियो पर क्लिक किया। वीडियो चलने लगी। स्क्रीन पर एक लड़की दिख रही थी जो सड़क पर चल रही थी। वोगल का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह ऐना थी। वीडियो थोड़ी धुंधली थी और हिलती हुई थी, जैसे किसी ने छुपकर शूट की हो। वोगल ने और वीडियो खोले। सभी में ऐना थी। स्कूल में, सड़क पर, चर्च के बाहर। माटिया ने ऐना का पीछा किया था और छुपकर उसकी वीडियोस बनाई थीं। वोगल की आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। यह सबूत था कि माटिया ऐना के प्रति जुनूनी था। लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से वोगल पर तेज रोशनी डाली। एक टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उसकी आंखों में पड़ी। वोगल तुरंत मुड़ा। वहां खड़ा था माटिया। उसके हाथ में टॉर्च थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तुम कौन हो? माटिया की आवाज कांप रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? वोगल ने शांति से अपने हाथ उठाए। माटिया, घबराओ मत। मैं जासूस वोगल हूं। माटिया के चेहरे पर और भी ज्यादा डर आ गया। पुलिस? नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वोगल ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया। सुनो, तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया हूं। माटिया हिचकिचाया। उसकी आंखें लैपटॉप की ओर गईं। लेकिन तुम मेरे लैपटॉप में। वोगल ने उसे समझाया। माटिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारे पास जो वीडियोस हैं वे ऐना को ढूंढने में मदद कर सकती हैं, और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। क्या? माटिया ने शक से पूछा। वोगल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें प्रसिद्ध बना सकता हूं। तुम्हारी वीडियोज से ऐना को ढूंढने में मदद मिलेगी। तुम एक हीरो बन जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ पूरा सहयोग करना होगा। माटिया ने सोचा। उसके चेहरे पर द्वंद्व था। फिर धीरे धीरे उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं मदद करूंगा। वोगल ने राहत की सांस ली। अच्छा, अब मुझे सारी वीडियोस दिखाओ, हर एक। माटिया ने लैपटॉप अपने हाथ में लिया और एक एक करके वोगल को सारी वीडियोस दिखाने लगा। वोगल ध्यान से हर वीडियो देख रहा था। ऐना स्कूल जाते हुए, ऐना दोस्तों के साथ, ऐना चर्च के बाहर, ऐना सड़क पर चलते हुए। माटिया ने उसका महीनों तक पीछा किया था, लेकिन तभी वोगल ने कुछ नोटिस किया। हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में, एक काली एसयूवी बार बार दिख रही थी। कभी ऐना के पीछे, कभी सामने, कभी बगल में। वोगल ने वीडियो रोककर उस एसयूवी को झूम किया। गाड़ी का नंबर प्लेट साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन गाड़ी की शक्ल पहचानी जा सकती थी। वोगल ने अपने फोन में उस एसयूवी की तस्वीर ले ली। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। यह एसयूवी क्यों बार बार ऐना के आसपास दिख रही थी? समय कुछ हफ्ते पीछे चला गया। दिसंबर से पहले का वक्त।
एक स्कूल की क्लास दिख रही थी। बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। सामने ब्लैक बोर्ड पर अंग्रेजी के वाक्य लिखे हुए थे। प्रोफेसर लॉरिस क्लास ले रहे थे। वे एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, चश्मा लगाए। उनकी आवाज में अनुभव था। तो आज हम शेक्सपियर की भाषा के बारे में बात करेंगे, प्रोफेसर लॉरिस बोल रहे थे। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, कुछ नोट्स ले रहे थे। घंटी बजी, क्लास खत्म हो गई। बच्चे अपनी किताबें समेटने लगे और बाहर निकलने लगे। शोर शराबा बढ़ गया। लॉरिस अपने नोट्स व्यवस्थित कर रहे थे, तभी एक लड़की उनकी ओर आई। यह प्रिसिलिया थी, एना की सबसे अच्छी दोस्त। वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके बाल खुले थे और वह मुस्कुरा रही थी। सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? प्रिसिलिया ने कहा। लॉरिस ने उसकी ओर देखा। हां जरूर, क्या बात है? प्रिसिलिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। सर, मैंने सुना है कि आप पहले थिएटर में काम करते थे, आप एक्टर थे। लॉरिस की आंखों में एक पुरानी याद झलकी। हां, बहुत समय पहले, युवावस्था में मैं थिएटर से जुड़ा था। प्रिसिलिया की आंखें चमक उठीं। सर, क्या आप मुझे एक्टिंग सिखा सकते हैं? मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूं। मुझे थिएटर बहुत पसंद है। लॉरिस ने अपना चश्मा ठीक किया। उसके चेहरे पर थोड़ी असहजता आ गई। देखो, मैं अब एक्टिंग नहीं सिखाता। वह सब बहुत पीछे छूट गया। मैं अब सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाता हूं। लेकिन प्रिसिलिया हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपना फोन निकाला। सर प्लीज, आप बस एक बार सोच लीजिए। यह मेरा नंबर है। अगर आपका मन बदले तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। उसने एक कागज पर अपना नंबर लिखा और लॉरिस की मेज पर रख दिया। फिर मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। लॉरिस उस कागज को देखता रह गया। उसके चेहरे पर उलझन थी। शाम को लॉरिस अपने घर पहुंचा। यह एक साधारण लेकिन आरामदायक घर था। लिविंग रूम में फर्नीचर साफ सुथरा था। दीवारों पर परिवार की तस्वीरें लगी हुई थीं। किचन से खाना पकने की खुशबू आ रही थी। लॉरिस ने दरवाजा खोला। मैं आ गया। किचन से एक आवाज आई। अच्छा, आओ, खाना तैयार है। यह क्ले थी, लॉरिस की पत्नी। वह किचन में खड़ी खाना बना रही थी। क्ले एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थी। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। लॉरिस किचन में आया और अपनी पत्नी को देखा। आज कैसा रहा दिन? क्ले ने बिना उसकी ओर देखे कहा। वैसा ही। घर में बैठी रही, कुछ किताबें पढ़ी, टीवी देखा। उसकी आवाज में उदासी थी। क्ले एक सफल वकील हुआ करती थी, लेकिन जब वे इस छोटे से शहर में आए तो यहां उसके लिए कोई काम नहीं था। यह शहर बहुत छोटा था और यहां बड़े मामले नहीं आते थे। इसलिए क्ले बेरोजगार थी और यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लॉरिस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जल्द ही कुछ हो जाएगा, तुम्हें काम मिल जाएगा। क्ले ने बस सिर हिलाया। वह कुछ नहीं बोली। खाने की मेज पर 3 लोग बैठे थे। लॉरिस, क्ले और उनकी 16 साल की बेटी मोनिका। मोनिका अपने फोन में व्यस्त थी। वह लगातार स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। मोनिका, फोन रखो और खाना खाओ, क्ले ने कहा। मोनिका ने बिना ऊपर देखे कहा, बस 2 मिनट, मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूं। लॉरिस ने कहा, बेटा, अच्छा होगा अगर तुम यहां के बच्चों से भी दोस्ती करो। बाहर निकलो, घूमो फिरो, नए दोस्त बनाओ। यह सुनते ही मोनिका भड़क गई। उसने फोन जोर से मेज पर पटका। मेरे दोस्त पुराने शहर में हैं, जहां हम खुश थे, जहां मेरी जिंदगी थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे यहां खींच लाए, इस बोरिंग जगह में। क्ले ने समझाने की कोशिश की। बेटा, हमें यहां आना पड़ा, तुम समझती नहीं हो। मैं कुछ नहीं समझना चाहती, मोनिका चिल्लाई। मैं यहां नहीं रहना चाहती। वह खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लॉरिस और क्ले चुपचाप बैठे रहे। दोनों के चेहरों पर दुख था। यह उनका रोज का झगड़ा बन गया था। अगले दिन लॉरिस स्कूल आया। दिन सामान्य था। क्लासेस चल रही थीं। बच्चे अपने काम में लगे हुए थे। ब्रेक के समय लॉरिस कॉरिडोर से गुजर रहा था। तभी उसने प्रिसिलिया को देखा। वह अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। उसके चेहरे पर खुशी थी। लॉरिस ने उसे देखा और फिर अपने रास्ते चला गया। लेकिन अपने दफ्तर में पहुंचकर उसने अपना फोन निकाला। उस कागज को देखा जिस पर प्रिसिलिया का नंबर था। कुछ पल सोचने के बाद उसने एक मैसेज टाइप किया। हेलो प्रिसिलिया, मैं प्रोफेसर लॉरिस।
मैंने सोचा, और मैं तुम्हें एक्टिंग के कुछ बेसिक लेसन दे सकता हूं। अगर तुम चाहो तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। उसने मैसेज भेज दिया, फिर फोन रख दिया और अपने काम में लग गया। उधर शहर में हर जगह ऐना के गुमशुदा होने के पोस्टर्स लगे हुए थे। हर दीवार पर, हर पोल पर, हर दुकान की खिड़की पर ऐना की तस्वीर हर जगह थी। उसके नीचे लिखा था, गुमशुदा, 16 वर्षीय, लाल बाल। अगर देखें तो पुलिस को सूचित करें। लोग इन पोस्टर्स को देखते और दुखी होते। पूरे शहर में ऐना के प्रति सहानुभूति थी। लोग प्रार्थना कर रहे थे कि वह सुरक्षित मिल जाए। कुछ दिन बाद लॉरेंस एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरवाने गया। उसने अपनी काली एसयूवी को पंप पर खड़ा किया। वहां कुछ और लोग भी थे। लॉरेंस गाड़ी से उतरा और पेट्रोल पंप वाले से बात करने लगा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि लोग उसे घूर रहे हैं। उसने चारों ओर देखा। सबकी नजरें उसकी गाड़ी पर थीं। फुसफुसाहटें हो रही थीं। एक आदमी ने दूसरे से कहा, यह वही गाड़ी है, वही एसयूवी जो न्यूज में दिखाई गई थी। लॉरेंस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मीडिया में एक काली एसयूवी का जिक्र हुआ था जो ऐना के आसपास देखी गई थी, और उसकी गाड़ी भी एक काली एसयूवी थी। लोगों की नजरें अब उग्र हो रही थीं। कोई तो उसे किडनैपर समझ रहा था। लॉरेंस ने जल्दी से पेट्रोल भरवाया, पैसे दिए और तेजी से अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। घर पहुंचकर वह सीधे अंदर घुसा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ कांप रहे थे। क्ले लिविंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। उसने लॉरेंस को देखा और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? उसने पूछा। लॉरेंस ने उसे सब बताया। गैस स्टेशन पर क्या हुआ, लोगों ने कैसे उसे देखा, कैसे उन्हें शक हुआ। क्ले का चेहरा भी गंभीर हो गया। मोनिका अपने कमरे से बाहर आई। उसने भी सब सुना। पूरे घर में डर का माहौल था। लॉरेंस ने फैसला किया कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए। उसने अपना फोन उठाया और पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। फोन बजा। कुछ देर बाद किसी ने उठाया। हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो, मैं प्रोफेसर लॉरेंस बोल रहा हूं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरी ओर से वॉर्गी की आवाज आई। हाँ, बोलिए, लॉरेंस ने समझाया। देखिए, वह जो न्यूज में एसयूवी का जिक्र हो रहा है, वह गाड़ी मेरी है, लेकिन मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। लोग गलत फहमी में हैं। मैं निर्दोष हूं। वॉर्गी ने ठंडी आवाज में कहा। सुनिए, अगर आप निर्दोष हैं तो आपको किसी वकील से बात करनी चाहिए, और कृपया दोबारा यहां फोन मत कीजिए। उसने फोन काट दिया। लॉरेंस हैरान रह गया। पुलिस ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। अगली सुबह लॉरेंस ने तय किया कि वह खुद पुलिस स्टेशन जाएगा। वह सारी बात साफ कर देगा। वह सबको समझाएगा कि वह बेकसूर है। उसने तैयार होकर घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर एक भीड़ खड़ी थी। पत्रकार, कैमरामैन, माइक्रोफोन, सब उसकी ओर लपके। प्रोफेसर लॉरेंस, आपने ऐना को कहां छुपाया है? क्या आप किडनैपर हैं? आपकी गाड़ी ऐना के आसपास क्यों दिख रही थी? सवालों की बौछार शुरू हो गई। लॉरेंस घबरा गया। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढकने की कोशिश की। तभी किसी ने उस पर धक्का मारा, फिर किसी और ने। भीड़ उग्र होने लगी। लोग चिल्ला रहे थे। कुछ लोग उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने उस बेचारी लड़की के साथ क्या किया? तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लॉरेंस डर गया। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ उसे घेरे हुए थी। तभी अचानक एक कार आकर रुकी। एक आदमी कार से उतरा और भीड़ को चीरते हुए लॉरेंस तक पहुंचा। उसने लॉरेंस का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी। दोनों कार में बैठ गए और वहां से तेजी से निकल गए। भीड़ पीछे छूट गई। कार में बैठकर लॉरेंस ने सांस ली। उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे बचाया था। यह एक अच्छे कपड़े पहने हुए मध्यम आयु का व्यक्ति था। उसकी शक्ल गंभीर थी। धन्यवाद, लॉरेंस ने कहा, आपने मेरी जान बचाई। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम जॉर्जियो है, मैं एक वकील हूं। लॉरेंस चौंक गया। वकील? जॉर्जियो ने समझाया। हां, और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। देखो, अगर तुम पुलिस स्टेशन जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, और जो वीडियोज उनके पास हैं उनसे कुछ साबित नहीं होता। अगर उनके पास पुख्ता सबूत होते तो वे अब तक तुम्हें गिरफ्तार कर चुके होते। लॉरेंस ने ध्यान से सुना। जॉर्जियो ने आगे कहा,
तुम्हें एक अच्छे वकील की जरूरत है। मुझे अपना वकील बना लो। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। लॉरेंस ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं कोई भी फैसला अपनी पत्नी से बात किए बिना नहीं लेता। उसे भी इसमें शामिल करना होगा। जॉर्जियो ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले अपनी पत्नी से बात करो, लेकिन जल्दी फैसला लो, वक्त कम है। शाम को वॉर्गी और कुछ अन्य पुलिस अधिकारी लॉरेंस के घर आए। उनके हाथ में कुछ उपकरण थे। लॉरेंस ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर चिंता थी। वॉर्गी ने कहा, प्रोफेसर लॉरेंस, हमें आपका ब्लड सैंपल चाहिए डीएनए टेस्ट के लिए। लॉरेंस ने बिना कोई सवाल किए सहमति दे दी। उसने अपनी बांह आगे कर दी। एक अधिकारी ने सुई से खून का सैंपल लिया। फिर वॉर्गी ने कहा, और हमें आपकी एसयूवी की चाबियां चाहिए, हमें गाड़ी जब्त करनी है। लॉरेंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के चाबियां दे दी। लीजिए, मुझे कुछ छुपाना नहीं है। पुलिस वाले गाड़ी लेकर चले गए। लॉरेंस और उसकी पत्नी खिड़की से देखते रहे। पुलिस स्टेशन में वोगल ने उस एसयूवी की जांच की। गाड़ी बिल्कुल साफ थी, हाल ही में अच्छे से धोई गई थी। अंदर कोई सबूत नहीं था, लेकिन तभी वोगल की नजर सीट के बीच में कुछ पर पड़ी। एक बाल, एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण बाल। वोगल ने ध्यान से उसे उठाया। यह बिल्ली का बाल था। वोगल के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। वोगल एना की मां से मिलने गया। वे अपने घर में थीं, बिल्कुल टूटी हुई। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा पीला था। वे अपनी बेटी के दुख में पागल सी हो गई थीं। वोगल ने धीरे से कहा, मिसेस कास्टनर, मैं जानता हूं यह बहुत कठिन है। एना की मां ने रोते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वह प्रोफेसर, वह एना को पढ़ाता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह। हम अभी कुछ नहीं कह सकते, वोगल ने कहा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एना को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। एना की मां ने उसकी आंखों में देखा। क्या वह जीवित है? वोगल चुप रहा। वह कुछ नहीं कह सका। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। मैसेज में लिखा था, लॉरेंस निर्दोष है। वोगल ने मैसेज पढ़ा। उसकी भौहें तनी। यह कौन था? लॉरेंस ने अपनी पत्नी से सलाह ली और फिर जॉर्जियो को अपना वकील बना लिया। जॉर्जियो एक अनुभवी वकील था। उसने लॉरेंस को समझाया कि आगे क्या होने वाला है। देखो, जॉर्जियो ने कहा, वोगल तुम्हें अभी गिरफ्तार नहीं करेगा। वह इंतजार कर रहा है। वह चाहता है कि उसके पास पुख्ता सबूत हों, तब वह तुम्हें सबके सामने बेनकाब करेगा। यह उसका तरीका है। लॉरेंस घबरा गया। लेकिन मैं निर्दोष हूं। जॉर्जियो ने उसे एक पुराने अखबार का टुकड़ा दिखाया। उसमें एक खबर छपी थी। द म्यूटिलेटर केस का शीर्षक था। यह क्या है? लॉरेंस ने पूछा। जॉर्जियो ने समझाया, यह वोगल का एक पुराना मामला है। उस वक्त उसने गलती कर दी थी। गलत जानकारी के आधार पर उसने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवा दिया। उस आदमी ने 4 साल जेल में बिताए। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। उसके बच्चों ने उसे नकार दिया। जेल में उसे दिल का दौरा भी पड़ा। 4 साल बाद जब सच सामने आया तो सरकार ने उसे मुआवजे में $10 लाख दिए। लेकिन वह पैसा क्या करता? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। वह ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं आ पाया। लॉरेंस ने चौंक कर कहा, तो इसका मतलब यह है कि तब से वोगल बहुत सावधान हो गया है। वह बिना पूरे सबूतों के किसी को गिरफ्तार नहीं करता, लेकिन जब उसे पूरे सबूत मिल जाते हैं तो वह किसी को नहीं छोड़ता। लॉरेंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसी शाम टीवी पर प्रिसिलिया का एक इंटरव्यू प्रसारित हो रहा था। वह रो रही थी। उसके चेहरे पर दुख था। एना मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, वह कह रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके साथ यह हुआ। रिपोर्टर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि प्रोफेसर लॉरेंस इसमें शामिल है? प्रिसिलिया ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे भी अकेले में मिलने के लिए मैसेज किया था। हो सकता है कि उन्होंने एना को भी ऐसे ही बुलाया हो। यह इंटरव्यू देखकर क्ले का गुस्सा फूट पड़ा। वह लॉरेंस की ओर मुड़ी। यह सब क्या है? तुमने उस लड़की को मैसेज किया था? लॉरेंस ने अपना बचाव करते हुए कहा, हां, लेकिन वह झूठ बोल रही है। मैंने सिर्फ उसे एक्टिंग के लेसन देने की बात कही थी।
उसने ही मुझसे कहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्ले चिल्लाई। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह सब मुझसे क्यों छुपाया? मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा मामला बन जाएगा, लॉरिस ने कहा। क्ले रोने लगी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। लेकिन यह बातचीत किसी और भी सुन रहा था। वोगल। उसने लॉरिस के घर में एक छुपा हुआ माइक लगवाया था। वह सब कुछ सुन रहा था। फिर क्ले ने एक बड़ा फैसला किया। मैं यहां नहीं रह सकती। मैं मोनिका को लेकर जा रही हूं। हम कहीं और रहेंगे। जब तक यह सब खत्म नहीं होता, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूं। लॉरिस हैरान रह गया। क्ले प्लीज। लेकिन क्ले का फैसला अंतिम था। वह अपना सामान पैक करने चली गई। उस शाम वोगल ने लॉरिस को फोन किया। प्रोफेसर लॉरिस, मुझे तुमसे मिलना है, एक खास जगह पर, स्टेला नाम की एक पत्रकार से। लॉरिस घबरा गया। क्यों? बस आ जाओ, यह तुम्हारे फायदे के लिए है। लॉरिस को कोई चारा नहीं था। उसने पता नोट किया और वहां जाने के लिए तैयार हो गया। वह एक छोटे से कैफे में पहुंचा। वहां स्टेला पहले से मौजूद थी। वह एक तेज तर्रार पत्रकार थी। उसने लॉरिस को देखा और उसे बैठने का इशारा किया। बैठिए प्रोफेसर, स्टेला ने कहा। लॉरिस बैठ गया। वह असहज था। स्टेला ने अपना लैपटॉप खोला और कुछ फाइलें दिखाईं। मैंने आपके बारे में कुछ रिसर्च की है, लॉरिस ने घबराकर पूछा। क्या रिसर्च? स्टेला ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता चला कि आप और आपकी पत्नी कुछ महीने पहले अपने पुराने शहर से यहां आए थे और उसकी वजह बहुत दिलचस्प है। लॉरिस का चेहरा पीला पड़ गया। वह प्राइवेट मामला है। प्राइवेट? स्टेला ने भौहें उठाईं। आपकी पत्नी ने आपको धोखा दिया था। उसका एक अफेयर चल रहा था और जब आपको पता चला तो आप दोनों ने फैसला किया कि एक नई शुरुआत के लिए किसी नए शहर में जाएंगे। क्या यह सही नहीं है? लॉरिस चुप रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी सबसे गहरी और दर्दनाक सच्चाई थी। स्टेला ने आगे कहा, तो सवाल यह है, क्या आपकी पत्नी पर अभी भी भरोसा कर सकते हैं? क्या वह अब भी आपके साथ है? लॉरिस ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहां बैठा रहा, टूटा हुआ। स्टेला ने लॉरिस की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान थी। वह जानती थी कि उसके पास सारे पत्ते हैं। उसने धीरे से कहा, देखिए प्रोफेसर, मैं सच कह रही हूं। मेरे हिसाब से अब आप यह केस नहीं जीत सकते। लोगों ने आपको राक्षस मान लिया है, पुलिस ने भी, मीडिया ने भी। हर कोई सोचता है कि आपने ही ऐना को गायब किया है। लॉरिस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके जबड़े तन गए, लेकिन वह चुप रहा। स्टेला ने आगे कहा, लेकिन मैं आपको एक मौका दे रही हूं, एक पेड इंटरव्यू। आप अपनी कहानी लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने शब्दों में। मैं आपकी मदद कर सकती हूं। लोगों को आपका पक्ष सुनने का मौका मिलेगा। लॉरिस ने उसकी ओर देखा। और इसके बदले में पैसे, स्टेला ने सीधे कहा। अच्छे पैसे। देखिए, वैसे भी अगर आप जेल चले गए तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे, आपका परिवार भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि अभी कुछ पैसे कमा लो। कम से कम आपकी पत्नी और बेटी के पास कुछ तो रहेगा। लॉरिस ने गहरी सांस ली। कुछ पल सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं यह नहीं करूंगा। मैं अपनी बेगुनाही को बेचना नहीं चाहता। स्टेला हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉरिस मना कर देगा। लेकिन नहीं, लॉरिस ने दोहराया। वह उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। उधर वोगल के फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे, एक अनजान नंबर से। हर मैसेज में एक ही बात लिखी होती थी, लॉरिस निर्दोष है। वोगल परेशान हो गया। यह कौन था जो बार बार यह मैसेज भेज रहा था? रात को उसने स्टेला को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम मेरे साथ यह गंदा गेम क्यों खेल रही हो? स्टेला हैरान हुई। मैं क्या गेम खेल रही हूं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यह मैसेज, यह अनजान नंबर, यह तुम हो ना? स्टेला के चेहरे पर भ्रम था। वोगल, मुझे सच में नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा। वोगल चुप रह गया। अगर स्टेला नहीं थी तो फिर कौन था? अगले दिन वोगल ने लॉरिस को अपने दफ्तर बुलाया। यह एक आखिरी मौका था। कमरे में सिर्फ वे दोनों थे। खिड़की से बाहर धूप आ रही थी, लेकिन कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। वोगल ने मेज के पार बैठे लॉरिस को देखा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, सच बता दो।
या तो अपना जुर्म कबूल कर लो या फिर खुद को निर्दोष साबित कर दो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। लॉरिस ने अपनी बाहें क्रॉस की। मैंने पहले ही कहा है, मैं निर्दोष हूं। वोगल ने फाइल खोली। तो फिर बताओ, उस दिन तुम कहां थे जब एना गायब हुई? तुम्हारे पास कोई अलिबाई नहीं है। तुम्हारे हाथ पर चोट का निशान है। तुम्हारी गाड़ी में बिल्ली के बाल मिले हैं, जबकि तुम्हारे घर में कोई बिल्ली नहीं है। और हम जानते हैं कि एना को बिल्लियां पसंद थीं। उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि किडनैपर ने बिल्ली का इस्तेमाल चारा के रूप में किया। एना बिल्ली को देखकर रुक गई होगी और तभी उसे उठा लिया गया। वोगल ने लॉरिस की आंखों में देखा। अगर मुझे वह बिल्ली मिल गई तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, फिर चाहे तुम कुछ भी कहते रहो। यह सुनकर लॉरिस का गुस्सा फूट पड़ा। वह मेज पर हाथ मारते हुए खड़ा हो गया। यह बकवास है, यह सब फालतू की बातें हैं। मैंने कुछ नहीं किया तो मैं बताऊं भी क्या? वह वहां से तेजी से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। वोगल चुपचाप बैठा रहा। फिर उसकी नजर मेज पर पड़ी। वहां एक छोटा सा खून का धब्बा था, लॉरिस के हाथ से। वोगल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, शक की एक नई चिंगारी। अगली सुबह पुलिस को शहर के पास बहने वाली नदी में एक बैग मिला। जब उन्होंने बैग खोला तो अंदर एना का आईडी कार्ड था। उसकी किताबें थीं। यह एना का स्कूल बैग था। खबर तेजी से फैल गई। सस्पेंस और गहरा हो गया। क्या एना मर चुकी थी? उस दिन लॉरिस स्कूल में क्लास ले रहा था। बच्चे अपनी सीटों पर बैठे थे। वह ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा था और समझा रहा था। उसकी आवाज शांत थी, पेशेवर थी। तभी अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुला। वोगल अंदर आया। सब बच्चे उसकी ओर देखने लगे। लॉरिस भी रुक गया। वोगल ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, जारी रखिए प्रोफेसर, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि आप कैसे पढ़ाते हैं। लॉरिस ने असहज महसूस किया, लेकिन उसने अपना लेक्चर जारी रखा। उसने बच्चों को शेक्सपियर के बारे में समझाया। उसका तरीका अच्छा था। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। जब क्लास खत्म हुई तो वोगल ने ताली बजाई। बहुत बढ़िया प्रोफेसर, आप सच में अच्छे शिक्षक हैं। फिर वह उठा और लॉरिस के पास आया। उसने उसके कान के पास झुककर धीमे से कहा, तुम्हारे खून के निशान एना के बैग पर मिले हैं। लॉरिस का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वोगल मुस्कुराया और बाहर चला गया। वापस प्रेजेंट में, पुलिस स्टेशन में, वोगल डॉक्टर फ्लोरस को सारी कहानी सुना रहा था। हर विवरण, हर मोड़। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, डॉक्टर फ्लोरस के चेहरे पर एहसास के भाव आने लगे। उसकी आंखों में समझ आने लगी। तुमने तुमने खुद उस बैग पर खून लगाया था? डॉक्टर फ्लोरस ने हैरानी से पूछा। तुमने जानबूझकर फर्जी सबूत बनाया? वोगल ने धीरे से सिर हिलाया। हां, मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन क्यों? डॉक्टर फ्लोरस चिल्लाया। यह तो गलत है। वोगल की आवाज में दर्द था, क्योंकि अब किसी को न्याय में दिलचस्पी नहीं रही। सब सिर्फ सनसनी चाहते हैं, सबूत चाहते हैं, भले ही वे झूठे ही क्यों ना हो। फ्लैशबैक में सीन बदला। लॉरिस को एना के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरे शहर में खबर फैल गई। लोग खुश थे कि आखिरकार अपराधी पकड़ा गया। वोगल अपने अस्थायी दफ्तर में अपना सामान पैक कर रहा था। उसका काम यहां खत्म हो गया था। वह अपने शहर वापस जाने वाला था, लेकिन तभी फिर से उसके फोन पर एक मैसेज आया। वही अनजान नंबर, लॉरिस निर्दोष है। इस बार वोगल ने उस नंबर पर कॉल किया। कुछ देर बाद किसी ने फोन उठाया। एक महिला की आवाज आई। हेलो, कौन है आप? वोगल ने पूछा। और आप यह मैसेज क्यों भेज रही हैं? मेरा नाम बेटी है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मुझे पता है कि लॉरिस इस सब के पीछे नहीं है। मैं यह साबित भी कर सकती हूं। वोगल की दिलचस्पी बढ़ गई। कैसे? पहले आप इंटरनेट पर द फॉगमैन सर्च करिए, बेटी ने कहा। वोगल ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और सर्च किया। जो उसने पढ़ा, उससे उसका खून जम गया। 30 साल पहले इसी शहर से 6 लड़कियां गायब हो गई थीं। सभी 16 साल की। सभी के बाल लाल थे, बिल्कुल एना की तरह। लेकिन पुलिस ने केस बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लड़कियां घर से भाग गई होंगी। वोगल का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या था? अगले दिन वोगल बेटी से मिलने गया। वह एक बुजुर्ग महिला थी, 60 के आसपास। उसके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी द फॉगमैन को ढूंढने में लगा दी, बेटी ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। मैं जानना चाहती थी कि किसने इतनी लड़कियों को मारा, लेकिन पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने केस बंद कर दिया। वोगल ने ध्यान से सुना। बेटी ने आगे कहा, प्रोफेसर लॉरेंस ऐसा नहीं कर सकता। जब 30 साल पहले यह केस हुए थे, तब लॉरेंस एक छोटा बच्चा था। और दूसरी बात, वह इस शहर का है ही नहीं। वह तो कुछ महीने पहले ही यहां आया है। उसने एक डायरी निकाली। जिस दिन ऐना गायब हुई, उसी दिन मुझे एक पार्सल मिला। इसमें यह डायरी थी, ऐना की असली डायरी, और पार्सल पर डिलीवरी के लिए आपका नाम लिखा था। वोगल ने डायरी ली। उसके हाथ कांप रहे थे। आपको इसके बदले क्या चाहिए? उसने पूछा। बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस उन लड़कियों को न्याय दिलाना चाहती हूं। उस रात वोगल ने ऐना की असली डायरी पढ़ी, पन्ने दर पन्ने, हर शब्द। उसमें एक नाम बार बार आ रहा था, ऑलिवर। ऐना ने लिखा था कि समर वेकेशन के दौरान वह ऑलिवर नाम के एक लड़के से मिली थी। धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो गया था। इतना गहरा प्यार कि उसने अपने हाथ पर पेन से ऑलिवर के नाम का पहला अक्षर ओ लिख लिया था। डायरी में एक तस्वीर भी चिपकी हुई थी, एक जंगल की तस्वीर। पृष्ठभूमि में पेड़ थे और एक पुरानी इमारत दिख रही थी। वोगल ने उस तस्वीर को गौर से देखा। उसने शहर के नक्शे से मिलान किया। आखिरकार उसे वह जगह मिल गई। अगली सुबह वह उस जंगल में पहुंचा। सूरज निकल रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन वोगल का मन भारी था। उसने खुदाई शुरू की। मिट्टी हटाई, पत्थर हटाए, और फिर उसे कुछ मिला। एक वीडियो टेप, प्लास्टिक में लपेटी हुई। वोगल ने उसे सावधानी से निकाला। यह क्या था? घर पहुंचकर वोगल ने वह वीडियो टेप चलाई। स्क्रीन पर धुंधली तस्वीर आई, फिर साफ हुई, पोमेगाट हुई। एक खाली होटल दिख रहा था। दीवारें गंदी थीं, फर्नीचर टूटा हुआ था, खिड़कियां बंद थीं। कैमरा घूमा। एक आदमी दिखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह पोस्टकार्ड्स दिखा रहा था, पुराने पोस्टकार्ड्स। फिर कैमरा और घूमा। फर्श पर एक लड़की पड़ी थी, बेहोश। उसके बाल लाल थे। ऐना। वोगल का दिल डूब गया। यह सच था। लॉरेंस निर्दोष था। उसने तुरंत उस होटल को पहचानने की कोशिश की। वीडियो में कुछ विवरण थे जो मदद कर सकते थे। आधे घंटे बाद उसे वह जगह मिल गई। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना बंद होटल। वोगल तेजी से वहां पहुंचा। होटल उजाड़ था, दरवाजे टूटे हुए थे, अंदर अंधेरा था। वह अंदर घुसा, हर कमरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई सुराग नहीं। वोगल ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने फिर से गलती कर दी थी। एक और निर्दोष इंसान को जेल भेज दिया था। गुस्से और निराशा में उसने वह वीडियो टेप तोड़ने की कोशिश की। अगर यह सबूत नष्ट हो गया तो शायद कोई सच नहीं जान पाएगा। लेकिन तभी एक आवाज आई, वोगल, रुको। वह घूमा। वहां स्टेला खड़ी थी, उसकी पूरी टीम के साथ। कैमरे, माइक्रोफोन, सब कुछ, और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। स्टेला ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, देखिए दर्शकों, प्रसिद्ध जासूस वोगल सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वोगल जम गया। उसका खेल खत्म हो गया था। यह खबर आग की तरह फैल गई, हर चैनल पर, हर अखबार में। प्रसिद्ध जासूस वोगल ने केस गलत तरीके से सुलझाया। असली सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की, नकली सबूत बनाए। लोगों का विश्वास टूट गया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। वोगल को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया और लॉरेंस को जेल से रिहा कर दिया गया। जब लॉरेंस जेल से बाहर आया तो बाहर भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन इस बार वे उसे गालियां नहीं दे रहे थे। वे ताली बजा रहे थे। लॉरेंस, लॉरेंस, हीरो! लॉरेंस हैरान था। उसने सच की राह पर चलकर अपना केस जीत लिया था। तभी उसने देखा कि भीड़ में क्ले और मोनिका खड़ी थीं। दोनों की आंखों में आंसू थे। वे दौड़कर उसके पास आईं। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। एक परिवार फिर से मिल गया था। वहीं खड़े जॉर्जियो ने कहा, लॉरेंस, आप इतने समय तक जेल में बेकसूर होकर बंद रहे। सरकार को आपको मुआवजा देना होगा, बहुत बड़ा मुआवजा। अगले कुछ दिनों में लॉरेंस की कहानी हर जगह फैल गई। लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ लेखक उसकी कहानी किताब में लिखना चाहते थे। पत्रकार उससे पेड इंटरव्यू के लिए संपर्क कर रहे थे। लॉरेंस अचानक प्रसिद्ध हो गया था।
उधर वो उधर वोगल अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा था। उसकी नौकरी चली गई थी, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी, लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन उसके मन में एक विचार आया, शायद अगर वह टीवी पर जाकर लॉरेस से माफी मांगे तो लोग उसे माफ कर दें। शायद लोग देखें कि उसने अपनी गलती मान ली है। उसने लॉरेस को संदेश भेजा। लॉरेस ने हामी भर दी। टीवी स्टूडियो, लाइव शो, सैकड़ों दर्शक, कैमरे, रोशनी। वोगल मंच पर आया। लोगों ने उसे देखा। कुछ ने बू किया, कुछ चुप रहे। फिर लॉरेस आया। लोगों ने तालियां बजाईं। दोनों आमने सामने बैठे। होस्ट ने कहा, तो वोगल, आज आप यहां क्यों हैं? वोगल ने गहरी सांस ली। मैं लॉरेस से माफी मांगने आया हूं। मैंने गलती की। मैंने एक निर्दोष इंसान को जेल भिजवा दिया। लॉरेस चुप बैठा था। उसका चेहरा शांत था। लेकिन तभी वोगल की नजर लॉरेस के हाथ पर पड़ी, उसकी कलाई पर। वहां एक निशान था, एक अक्षर, ओ। वोगल का दिल रुक गया। यह वही निशान था जिसका जिक्र एना ने अपनी डायरी में किया था। ओलिवर का ओ। सब कुछ एक पल में साफ हो गया। लॉरेस ही ओलिवर था, वही एना का प्रेमी, वही उसका हत्यारा। फ्लैशबैक लॉरेस के नजरिए से। लॉरेस घर में बैठा था। बिलों का ढेर सामने पड़ा था। उसकी पत्नी काम नहीं कर रही थी। घर का सारा खर्च उसी पर था और वह इतना नहीं कमा पा रहा था। तनाव, चिंता, निराशा। तभी उसने टीवी पर द म्यूटिलेटर केस के बारे में सुना। उस आदमी को $10 लाख मुआवजा मिला था। लॉरेस के दिमाग में एक विचार आया, एक खतरनाक विचार। उसने इंटरनेट पर दी फॉगमैन के बारे में पढ़ा। 30 साल पहले की कहानी। लाल बालों वाली लड़कियां, सब गायब। एक योजना बनी, लॉरेस खुद को फंसाएगा, लेकिन साथ ही अपनी बेगुनाही के सबूत भी छोड़ेगा। फिर जब वह बरी हो जाएगा तो सरकार उसे मुआवजा देगी। उसने एना को चुना। लाल बाल, सही उम्र, परफेक्ट। क्रिसमस की सुबह लॉरेस सड़क पर एक बिल्ली लेकर खड़ा हो गया। जब एना आई तो उसने मदद मांगी। एना रुक गई। उसने मदद की और लॉरेस ने उसे उस खाली होटल में ले जाकर खत्म कर दिया। उसने वीडियो बनाई, सबूत छोड़े, सब कुछ योजना के मुताबिक, और यह काम कर गया। प्रेजेंट वोगल ने डॉक्टर फ्लोरेस की ओर देखा। मुझे पता चल गया कि लॉरेस ही असली अपराधी है, वोगल ने कहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। डॉक्टर फ्लोरेस ने उसे ध्यान से सुना। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। मुझे माफ करना वोगल, डॉक्टर फ्लोरेस ने कहा। और फिर उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। हेलो, हां, यहां वोगल है। उसने लॉरेस को गायब कर दिया है। वोगल हैरान रह गया। तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई। उन्होंने वोगल को गिरफ्तार कर लिया। वोगल समझ नहीं पा रहा था। उसने डॉक्टर फ्लोरेस को सब कुछ बताया था। फिर भी उसने मदद क्यों नहीं की? जैसे ही पुलिस उसे ले जा रही थी, वोगल की नजर दीवार पर लगी एक मछली की मूर्ति पर पड़ी, एक स्कल्पचर, और अचानक सब कुछ समझ आ गया। वोगल ने मुड़कर डॉक्टर फ्लोरेस को देखा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हमेशा एक ही तरह की मछलियां पकड़ते हो। डॉक्टर फ्लोरेस की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात डॉक्टर फ्लोरेस अपने घर लौटा। उसने दरवाजा बंद किया, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वह अपने बेसमेंट में गया। सीढ़ियां उतरी। नीचे एक बड़ा कमरा था, अंधेरा। उसने लाइट जलाई। कमरे में शेल्फ थीं, उन पर डिब्बे रखे हुए थे, छोटे छोटे डिब्बे। डॉक्टर फ्लोरेस ने एक डिब्बा खोला। अंदर बाल थे, लाल बाल, एक चोटी। उसने दूसरा डिब्बा खोला, फिर एक और। 6 डिब्बे, 6 चोटियां, सभी लाल बालों की। डॉक्टर फ्लोरेस मुस्कुराया, एक ठंडी भयावह मुस्कान। वही था द फॉगमैन। 30 साल पहले उसने 6 लड़कियों को मारा था, सभी लाल बालों वाली, सभी 16 साल की। और अब वोगल को पता चल गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वोगल इतना बदनाम हो चुका था कि अब कोई उसकी बात नहीं मानेगा। डॉक्टर फ्लोरेस ने डिब्बे वापस रख दिए, लाइट बंद की और ऊपर चला गया। वह फिर से सुरक्षित था, फिर से छुपा हुआ, और दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा। समाप्त।